अर्थव्यवस्था की सेहत का हालचाल कैसे पता चलता है? हम अक्सर सुनते हैं जीडीपी बढ़ गया, जीएनपी इतना रहा। हाँ बिल्कुल, ये रोज की बातें हैं। लेकिन ये बड़े बड़े आंकड़े, जैसे भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग 1,97,000 बताई जाती है, इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या वास्ता है? देखिए, वास्ता तो है। ये आंकड़े असल में अर्थव्यवस्था की नब्ज टटोलने जैसे हैं। ये बताते हैं कि देश में पैसा कितना घूम रहा है, क्या बन रहा है, लोग कमा कितना रहे हैं। तो ये 1,97,000 वाला आंकड़ा, वो एक औसत है। मतलब अगर देश की सारी कमाई सब लोगों में बराबर बांट दें तो हर एक के हिस्से में इतना आएगा। पर जाहिर है ये बस एक औसत है, असलियत अलग हो सकती है। तो आज की इस चर्चा में हम इन्हीं परतों को खोलेंगे, समझेंगे कि ये जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी आखिर हैं क्या भला। हाँ, और ये भी देखेंगे कि भारत में इसे कैलकुलेट करने का तरीका क्यों बदला, कैसे बदला। बिल्कुल। और वो प्रति व्यक्ति आय वाली बात और इकोनॉमी के उतार चढ़ाव, मतलब मंदी, तेजी, इन पर भी बात करेंगे। और कोशिश ये रहेगी कि सिर्फ परिभाषाएं न रटें, बल्कि इनके पीछे का लॉजिक समझें, इनकी सीमाएं क्या हैं ये भी जानें, ताकि जब अगली बार न्यूज़ में ये शब्द आएं। तो हम समझ सकें कि बात क्या हो रही है। एकदम सही। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे कॉमन वर्ड से। जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। क्या है ये? हाँ, तो जीडीपी ये है किसी भी देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, मतलब देश की सीमा के अंदर, ठीक है। एक तय समय में, मान लीजिए 1 साल में, जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज बनी। फाइनल फाइनल गुड्स के क्या मतलब है? फाइनल मतलब वो चीजें जो बनकर तैयार हैं और सीधे इस्तेमाल होंगी, या तो लोग खरीदेंगे या कंपनियां निवेश के लिए। वो नहीं जो किसी और चीज को बनाने में लगेंगी। जैसे गाड़ी का टायर फाइनल गुड है, पर टायर बनाने में लगा रबर नहीं। अच्छा। तो उन सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो टोटल मार्केट वैल्यू है, बाजार में जो कीमत है, वो जीडीपी है। और इसे मापते कैसे हैं? क्या कोई एक ही तरीका है? नहीं, इसके मेनली 3 तरीके हैं और तीनों से जवाब एक ही आना चाहिए। थ्योरी में तो यही है। कौन कौन से? पहला है उत्पाद विधि, मतलब देश में जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसकी कीमत जोड़ ली, सिंपल। ओके। दूसरा है आय विधि, यानी प्रोडक्शन करने में जितनी भी इनकम हुई, मजदूरी, किराया, ब्याज, मुनाफा, उन सबको जोड़ लो। और तीसरा? तीसरा है व्यय विधि, यानी इकोनॉमी में टोटल खर्चा कितना हुआ। इसमें लोगों का कंजम्पशन वाला खर्चा सी, हाँ। कंपनियों का इन्वेस्टमेंट वाला खर्चा आई, सरकार का खर्चा जी, और जो हमने एक्सपोर्ट किया एक्स, उसमें से इंपोर्ट एम घटाकर, मतलब एक्स माइनस एम, इन सबको जोड़ दो। C+I+G+X-M, ये फॉर्मूला सुना है। हाँ भाई, लॉजिक ये है कि जितना बनेगा उतनी ही कमाई होगी और उतना ही खर्चा होगा। अच्छा, यहीं पर एक दिलचस्प बात है। भारत ने, सुना है, 2015 में जीडीपी मापने का तरीका बदला था। हाँ बिल्कुल। वो क्यों किया गया और क्या बदला उसमें? हाँ, वो एक बड़ा चेंज था। उसके पीछे वजहें थी। एक तो इकोनॉमी बदल रही थी, तो उसे बेहतर तरीके से कैप्चर करना था। मेन बदलावों में एक तो बेस ईयर बदला गया। बेस ईयर? हाँ, पहले 2004-5 बेस ईयर था, उसे बदलकर 2011-12 कर दिया। इससे कैलकुलेशंस आज की इकोनॉमी के ज्यादा करीब आ गईं। और डेटा सोर्स में भी कुछ फर्क आया? बिल्कुल। पहले जो फैक्ट्रीज का डेटा आता था वो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, एएसआई से आता था ज्यादातर। उसमें बड़ी कंपनियां ही कवर होती थीं। अब कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री का MCA 21 डेटाबेस इस्तेमाल होता है। उसमें लाखों रजिस्टर्ड कंपनियों का डेटा है, तो कवरेज बहुत बढ़ गया, खासकर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का। और शायद सबसे बड़ा चेंज वो था, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे शिफ्ट। सही पकड़ा। इसमें जीवीए या ग्रॉस वैल्यू एडेड का नाम बहुत आता है, ये क्या चीज है? हाँ, यही सबसे बड़ा बदलाव था शायद। पहले जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पर निकालते थे। फैक्टर कॉस्ट मतलब बनाने वाले को कितनी लागत आई। ओके। अब निकालते हैं मार्केट प्राइस पर, यानी बाजार में कंज्यूमर क्या कीमत दे रहा है। और इस पूरे बदलाव के सेंटर में है जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, सकल मूल्यवर्धित। ये जीवीए काम कैसे करता है मतलब? जीवीए का मतलब है प्रोडक्शन के हर स्टेज पर कितनी वैल्यू या कीमत जोड़ी गई। एक उदाहरण लेते हैं। हाँ बताइए। मान लीजिए किसी ने खान से 10 रुपए का कच्चा लोहा निकाला, तो उसने 10 रुपए की वैल्यू ऐड की, ये हुआ जीवीए। ठीक। अब स्टील कंपनी ने वो 10 रुपए का लोहा लिया और उसे प्रोसेस करके 30 रुपए का स्टील बना दिया, तो उसने कितनी वैल्यू ऐड की? 20 रुपए। 30 माइनस 10, ये स्टील कंपनी का जीवीए हुआ। ओके। फिर बर्तन कंपनी ने वो 30 रुपए का स्टील लिया और 50 रुपए के बर्तन बना दिए, तो उसने कितनी वैल्यू ऐड की? फिर से 20 रुपए। 50 माइनस 30, तो इकोनॉमी में टोटल जीवीए कितना हुआ? 10 रुपए प्लस 20 रुपए प्लस 20 रुपए इज इक्वल टू 50 रुपए। अच्छा, तो ये हर स्टेज की एडेड वैल्यू है, ठीक है। तो
तो अब इस जीवीए से मार्केट प्राइस वाली जीडीपी तक कैसे पहुंचते हैं? देखिए, नई वाली मेथोडोलॉजी में क्या करते हैं, पहले हर सेक्टर का, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, सबका जीवीए निकालते हैं बेसिक प्राइसेस पर। बेसिक प्राइस ये मार्केट प्राइस से अलग है? हाँ, थोड़ा। बेसिक प्राइस वो कीमत है जो प्रोड्यूसर को मिलती है। इसमें से प्रोडक्ट पर लगने वाले टैक्स हटा दिए जाते हैं और सब्सिडी जोड़ दी जाती है। ओके। फिर देश के सारे सेक्टर के जीवीए एट बेसिक प्राइसेस को जोड़ लेते हैं। उसमें फिर सारे प्रोडक्ट्स पर लगने वाले टैक्स जैसे जीएसटी जोड़ते हैं और सारे प्रोडक्ट्स पर मिलने वाली सब्सिडी घटाते हैं। तब जाकर हमें मिलती है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। थोड़ा टेक्निकल है ये। हाँ, है तो। पर निचोड़ ये है कि अब जो जीडीपी का आंकड़ा आता है वो मार्केट की कीमतों को ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है और दुनिया के बाकी देशों से तुलना करना भी आसान हो गया है, क्योंकि ज्यादातर देश मार्केट प्राइस पर ही जीडीपी निकालते हैं। ठीक है, समझ गए। अच्छा, ये जानना भी जरूरी है कि जीडीपी में क्या चीजें शामिल नहीं होती। अक्सर लगता है सब कुछ ही गिना जाता होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें बाहर रह जाती हैं। जैसे घरों में जो काम होता है, खासकर महिलाओं द्वारा, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल, उसका कोई पैसा नहीं मिलता, तो वो जीडीपी में नहीं आता। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। फिर जो काला धन है, पैरेलल इकोनॉमी, वो भी इसमें नहीं गिनी जाती। सरकार जो पेंशन, स्कॉलरशिप, बेरोजगारी भत्ता देती है, हाँ, ट्रांसफर पेमेंट्स। हाँ, वो ट्रांसफर पेमेंट्स भी शामिल नहीं होते, क्योंकि उनके बदले कोई गुड या सर्विस प्रोड्यूस नहीं हो रही उसी वक्त। और पुरानी चीजों की खरीद बिक्री, जैसे सेकंड हैंड कार या पुराना मकान, अच्छा, वो क्यों नहीं? क्योंकि उनका प्रोडक्शन तो पहले ही हो चुका था, उस साल के जीडीपी में गिना जा चुका था। दोबारा गिनेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। समझ गए। ठीक है, अब जीडीपी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक और शब्द आता है जीएनपी। जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये जीडीपी से कैसे अलग है? फर्क डोमेस्टिक और नेशनल का है। जीडीपी देखता है देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर क्या बना, चाहे बनाने वाला इंडियन हो या फॉरेनर। जीएनपी देखता है देश के नागरिकों ने क्या बनाया, चाहे वो भारत में बैठकर बनाए या विदेश में। इसमें यह नहीं देखा जाता कि प्रोडक्शन कहाँ हुआ, बल्कि ये देखा जाता है कि किसने किया। ओके, इसको थोड़ा और साफ करेंगे किसी उदाहरण से? जरूर। मान लीजिए टाटा कंपनी भारत में कार बनाती है, तो ये भारत के जीडीपी में भी आएगा और जीएनपी में भी आएगा, क्योंकि कंपनी भारतीय है और प्रोडक्शन भारत में हुआ। ठीक। अब अगर टाटा कंपनी अमेरिका में जैगुआर लैंड रोवर बना रही है, तो वो प्रोडक्शन अमेरिका की जीडीपी में जुड़ेगा, क्योंकि वो अमेरिका में हुआ। लेकिन वो भारत के जीएनपी में जुड़ेगा, क्योंकि टाटा एक भारतीय कंपनी है, उसके नागरिक भारतीय हैं। अच्छा, और अगर कोई भारतीय दुबई में जॉब कर रहा है, तो उसकी जो सैलरी है वो भारत के जीएनपी में जुड़ेगी, क्योंकि वो भारतीय नागरिक है, लेकिन भारत के जीडीपी में नहीं जुड़ेगी, क्योंकि वो कमाई भारत की सीमा के बाहर हुई है। और अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में है, जैसे कोई कोरियन कंपनी यहाँ फोन बना रही है, तो उसका जो प्रोडक्शन है वो भारत के जीडीपी में जुड़ेगा, क्योंकि वो भारत की सीमा के अंदर हुआ है। लेकिन जीएनपी में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वो कंपनी भारत की नागरिक नहीं है। वो पैसा लास्ट में कोरिया जाएगा। ओके, इसका मतलब इसका कोई फॉर्मूला भी होगा? हाँ, बिल्कुल। फॉर्मूला है जीएनपी इक्वल्स टू जीडीपी प्लस विदेश से प्राप्त शुद्ध कारक आय। इसको कहते हैं एनएफआईए। एनएफआईए, ये क्या भला है? एनएफआईए मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके। इसका सीधा सा मतलब है हमारे देश के लोगों ने बाहर से कितना कमाया, जैसे सैलरी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, उसमें से विदेशियों ने हमारे देश से कितना कमाया वो घटा दो। अच्छा, जैसे मान लीजिए सारे भारतीयों ने मिलकर विदेशों से 50,000 रुपए कमाए एक साल में, और सारे विदेशियों ने भारत से 20,000 रुपए कमाए। तो एनएफआईए कितना हुआ? 50,000 20,000 इज इक्वल टू 30,000 रुपए। तो इस केस में जीएनपी जीडीपी से ज्यादा होगा? हाँ, इस केस में जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस 30,000 रुपए। अगर विदेशियों ने भारत से ज्यादा कमाया होता हमारे लोगों के बाहर कमाने से, तो एनएफआईए नेगेटिव होता और जीएनपी जीडीपी से कम हो जाता। ठीक है, तो हमने ग्रॉस की बात कर ली, जीडीपी और जीएनपी। अब आते हैं नेट पर। ये एनडीपी और एनएनपी क्या चीज है? हाँ, नेट। देखिए, जब हम कोई चीज बनाते हैं तो मशीनें घिसती हैं, इमारतें पुरानी होती हैं। हाँ, डिप्रिसिएशन। बिल्कुल। डिप्रिसिएशन या घिसावट, प्रोडक्शन प्रोसेस में पूंजी का जो हिस्सा कंज्यूम हो जाता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ये एक तरह की कॉस्ट है। तो नेट का मतलब है ग्रॉस में से ये घिसावट हटा देना। तो एनडीपी का मतलब हुआ? एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये हुआ जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। देश की सीमा के अंदर जो टोटल बना जीडीपी, उसमें से उस साल की घिसावट घटा दी। और एनएनपी फिर वैसे ही? हाँ, बिल्कुल।
NNP यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये हुआ GNP डिप्रिसिएशन। देश के नागरिकों ने जो टोटल कमाया GNP, उसमें से घिसावट हटा दी। अक्सर राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम शब्द भी सुनते हैं, क्या वो इनमें से ही कोई एक है? हाँ, आमतौर पर जब हम NNP को फैक्टर कॉस्ट पर निकालते हैं। फैक्टर कॉस्ट मतलब प्रोड्यूसर की लागत? हाँ, NNP at factor cost equals to NNP at market price, indirect taxes plus subsidies। इसी को हम नेशनल इनकम कहते हैं। इसे इनकम का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म माना जाता है, क्योंकि इसमें से घिसावट भी हट गई और टैक्स सब्सिडी का नेट इफेक्ट भी एडजस्ट हो गया। ओहो, इतने सारे टर्म्स हैं, GDP, GNP, NNP, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, कंफ्यूजिंग हो सकता है। हाँ, हो सकता है, पर याद रखने का एक सिंपल तरीका है। बस 2 चीजें पकड़ लीजिए। बताइए। ग्रॉस वर्सेस नेट। ग्रॉस माने टोटल, नेट माने टोटल से डिप्रिसिएशन माइनस करके। ठीक है, ग्रॉस और नेट। डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल। डोमेस्टिक मतलब देश की बाउंड्री के अंदर, नेशनल मतलब देश के नागरिकों द्वारा चाहे कहीं भी। ओके, ग्रॉस नेट और डोमेस्टिक नेशनल, इससे शायद याद रहेगा। हाँ, इसी कॉम्बिनेशन से चारों बन जाते हैं। हाँ, ये तरीके तो ठीक है, लेकिन क्या ये आंकड़े इकोनॉमी की पूरी कहानी बताते हैं? मतलब इनकी कुछ कमियां, कुछ लिमिटेशंस भी तो होंगी। बिल्कुल है, और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये आंकड़े एकदम 100% एक्यूरेट नहीं हो सकते, खासकर भारत जैसे देश में जहां इनफॉर्मल सेक्टर इतना बड़ा है। हाँ, असंगठित क्षेत्र। हाँ, उसका पूरा और सही डेटा लाना बहुत मुश्किल है। फिर डेटा कलेक्ट होने, प्रोसेस होने और रिलीज होने में टाइम लगता है। उसे कहते हैं टाइम लैग। और क्या कमियां हैं? कई ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं जिनमें पैसे का लेन देन नहीं होता, जैसे कोई किसान अपने घर के लिए अनाज उगा रहा है या कोई अपने घर की मरम्मत खुद कर रहा है। ये GDP में नहीं जुड़ता। काला धन, पैरेलल इकोनॉमी, हाँ। वो तो पूरी तरह बाहर ही है। और सबसे बड़ी बात, ये इंडिकेटर सिर्फ इकोनॉमिक प्रोडक्शन देखते हैं। मतलब ये नहीं बताते कि ये प्रोडक्शन करने में पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ, या लोगों की लाइफ क्वालिटी कैसी है, हेल्थ, एजुकेशन, खुशी का लेवल क्या है। हो सकता है GDP बहुत तेजी से बढ़ रहा हो, पर साथ में पोल्यूशन भी बढ़ रहा हो, लोगों में स्ट्रेस बढ़ रहा हो। हाँ, ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। इसी से जुड़ा सवाल है प्रति व्यक्ति आय का, पर कैपिटा इनकम। हमने शुरू में 1,97,000 रुपए के आंकड़े की बात की थी, इसका क्या मतलब निकाले फिर? पर कैपिटा इनकम का सीधा मतलब है देश की टोटल नेशनल इनकम, आमतौर पर NNP/FC, को देश की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो। तो ये एक एवरेज इनकम हुई। हाँ बिल्कुल, ये एक औसत आंकड़ा है। 1,97,000 का मतलब है कि ऑन एन एवरेज हर भारतीय ने उस साल इतना कमाया। लेकिन औसत शब्द ही शायद इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, ये सिर्फ एक एवरेज है। ये नहीं बताता कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। हो सकता है देश में भयंकर असमानता हो, कुछ लोग अरबों कमा रहे हों और करोड़ों लोग बहुत कम, पर एवरेज ठीक ठाक दिख सकता है। हाँ, ये तो है। ये सिर्फ एक मैथमेटिकल एवरेज है, ये जमीन की हकीकत, मतलब अमीर गरीब के बीच का फासला नहीं दिखाता। और क्या दिक्कतें हैं इस आंकड़े के साथ? ये भी नहीं बताता कि इनकम किस सेक्टर से आ रही है, एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री से या सर्विस से। लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड सिर्फ इनकम पर डिपेंड नहीं करता। सरकार हेल्थ, एजुकेशन, साफ सफाई, सिक्योरिटी पर कितना खर्च कर रही है, इस पर भी करता है। हाँ, ये चीजें पर कैपिटा इनकम में सीधे नहीं दिखती। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये अलग अलग देशों में लोगों की खरीदने की ताकत यानी परचेजिंग पावर की सही तुलना नहीं करता। अच्छा, वो कैसे? देखिए, भारत में 100 रुपए में आप जो चीज खरीद सकते हैं, जरूरी नहीं कि अमेरिका में उतने ही डॉलर में, लगभग $1.2, वो चीज मिल जाए, शायद महंगी मिले। हाँ बिल्कुल। तो देशों के बीच लिविंग स्टैंडर्ड की तुलना करने के लिए एक दूसरा तरीका इस्तेमाल होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी यानी PPP। वो क्रय शक्ति को एडजस्ट करता है। ओके, अच्छा, इकोनॉमी हमेशा एक सीधी लाइन में तो चलती नहीं, उतार चढ़ाव आते हैं। यहाँ पर दुष्चक्र और सुचक्र जैसे शब्द इस्तेमाल होते हैं, विशेष साइकिल और वर्चुअस साइकिल। ये क्या दिखाते हैं? हाँ, ये बताते हैं कि इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा सकती है और चीजें कैसे एक दूसरे को इफेक्ट करती हैं। दुष्चक्र या विशेष साइकिल तब होता है जब नेगेटिव चीजें एक दूसरे को और बढ़ाने लगती हैं। जैसे मान लीजिए किसी वजह से लोगों ने खर्चा कम कर दिया, डिमांड घट गई, तो कंपनियां प्रोडक्शन कम करेंगी। प्रोडक्शन कम होगा तो शायद नौकरियां जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों की इनकम और कम होगी, तो वो खर्चा और कम कर देंगे। ये एक नीचे जाने वाला स्पाइरल बन जाता है।
लॉकडाउन के टाइम कुछ ऐसा ही हुआ था। हाँ, याद है। और सुचक्र या वर्चुअस साइकिल इसका उल्टा होगा। बिल्कुल। सुचक्र में पॉजिटिव चीजें एक दूसरे को ताकत देती हैं। जैसे अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो नौकरियां बढ़ती हैं। हाँ, लोगों की इनकम बढ़ती है तो वो डिमांड बढ़ाते हैं। डिमांड बढ़ती है तो कंपनियां और प्रोडक्शन करती हैं और इन्वेस्टमेंट करती हैं। इससे और नौकरियां बनती हैं। ये एक ऊपर जाने वाला, ग्रोथ को बढ़ाने वाला साइकिल है। ये उतार चढ़ाव, इनको ही शायद बिजनेस साइकिल कहते हैं। सही कहा। इकोनॉमी नॉर्मली कुछ फेजेस से गुजरती है। पहला है एक्सपेंशन यानी विस्तार, जब सब कुछ बढ़ रहा होता है, प्रोडक्शन, जॉब्स, डिमांड। ठीक। फिर आता है स्लो डाउन, जब बढ़ने की स्पीड कम होने लगती है। इसके बाद रिसेशन यानी मंदी आ सकती है। मंदी मतलब? जब इकोनॉमी बढ़ने की बजाय सिकुड़ने लगे, मतलब जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव हो जाए, कम से कम लगातार 2 क्वार्टर तक। ओके। फिर जब हालात सुधरते हैं तो रिकवरी यानी सुधार का दौर आता है। और अगर मंदी बहुत ज्यादा गहरी और लंबी हो, मान लीजिए 3 साल से ज्यादा चले या जीडीपी 10% से ज्यादा गिर जाए, तो उसे डिप्रेशन यानी महामंदी कहते हैं। भगवान न करे वो दिन आए। अच्छा, इन साइकिल्स को मैनेज करने में सरकार की पॉलिसीज का क्या रोल होता है? ये प्रो साइक्लिकल और काउंटर साइक्लिकल पॉलिसीज क्या होती हैं? हाँ, ये टर्म्स बताते हैं कि सरकार की नीतियां इकोनॉमी के साइकिल के साथ चल रही हैं या उसके खिलाफ। प्रो साइक्लिकल वो नीतियां होती हैं जो साइकिल की मौजूदा दिशा को और तेज कर देती हैं। मतलब जब इकोनॉमी ऑलरेडी तेजी में है, एक्सपेंशन में, तब अगर सरकार भी जम के खर्चा करने लगे या टैक्स बहुत कम कर दे तो वो तेजी को और हवा देगी। इससे इकोनॉमी ओवरहीट हो सकती है और बाद में गिरावट ज्यादा तेज हो सकती है। तो ये अच्छी बात नहीं हुई। आमतौर पर नहीं। और काउंटर साइक्लिकल? वो इसके उलट हैं। काउंटर साइक्लिकल नीतियां साइकिल के विपरीत काम करती हैं ताकि उतार चढ़ाव को स्मूथ किया जा सके। इसे ज्यादा समझदारी वाला माना जाता है। जैसे जब मंदी का टाइम हो, लोग खर्च नहीं कर रहे, तब सरकार अपना खर्चा बढ़ा दे, सड़कें बनवाए, ब्रिज बनवाए या लोगों के हाथ में पैसा देने के लिए टैक्स घटा दे, ताकि डिमांड बढ़े। हाँ, ताकि इकोनॉमी में डिमांड पैदा हो और मंदी से निकलने में मदद मिले। मंदी के समय पब्लिक प्रोजेक्ट्स पर खर्चा बढ़ाना एक क्लासिक काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी है। समझ गई। तो कुल मिलाकर आज हमने नेशनल इनकम को मापने के कई जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझा। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। हाँ, और भारत में जीडीपी कैलकुलेशन का नया तरीका, जीवीए की भूमिका। बिल्कुल। और इन सारे आंकड़ों की लिमिटेशंस क्या हैं, ये भी देखा। पर कैपिटा इनकम का मतलब और उसकी कमियां। और इकोनॉमी के उतार चढ़ाव यानी बिजनेस साइकिल और उनसे डील करने के लिए प्रो साइक्लिकल और काउंटर साइक्लिकल पॉलिसीज। काफी कुछ कवर किया हमने। हाँ, और ये सब जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये हमारी इकोनॉमिक लिटरेसी को बढ़ाता है। अब जब हम न्यूज में ये टर्म्स सुनेंगे या पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि हम उनका मतलब और कॉन्टेक्स्ट बेहतर समझ पाएंगे। हाँ, और शायद सरकारी नीतियों को भी बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। बिल्कुल, उनके पीछे की सोच, उनके संभावित असर का अंदाजा लगा पाएंगे। और जाते जाते एक सवाल, एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हमने देखा कि जीडीपी जैसे जो पारंपरिक पैमाने हैं वो सिर्फ इकोनॉमिक प्रोडक्शन पर फोकस करते हैं। हाँ, वो पर्यावरण की लागत या समाज में बराबरी या लोगों की असल खुशहाली को नहीं मापते। तो क्या अब वक्त आ गया कि हम किसी देश की तरक्की को मापने के लिए इन ट्रेडिशनल तरीकों से आगे देखें? क्या हमें कुछ नए, ज्यादा होलिस्टिक इंडिकेटर्स की जरूरत है जो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ सोशल और एनवायरमेंटल वेलबींग को भी सही तरह से दिखा सके? इस पर सोचिएगा जरूर।